गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूरोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द ब्रॉडर कैटेगरी जिसमें ये डिजीज आती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स। आप सब जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक कितना वाइटल कंपोनेंट है। ये ब्रेन और बाकी बॉडी के बीच में एक कम्युनिकेशन सुपर हाईवे की तरह काम करता है। इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम, चाहे वो एक ट्रॉमेटिक इंजरी हो जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में होती है, या डीजेनरेटिव डिजीजेज हों जैसे कि स्पॉन्डिलोसिस, या वैस्कुलर इश्यूज हों जैसे स्पाइनल कॉर्ड का इन्फार्क्शन या फिर इन्फ्लेमेशन हो, इन सब के कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ही डेविस्टेटिंग हो सकते हैं। ये कॉन्सिक्वेंसेज मोटर फंक्शन, सेंसरी परसेप्शन और हमारे ऑटोनॉमिक कंट्रोल को परमानेंटली इम्पेयर कर सकते हैं। हमारे आज के लेक्चर का फोकस इन सब में से इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स पर रहेगा, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट कंडीशन है माइलाइटिस। हम इस लेक्चर में विस्तार से देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इन्फ्लेमेशन होने से आखिर होता क्या है, इसके पीछे की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, और एज अ क्लिनिशियन हम इस क्रिटिकल कंडीशन को कैसे अप्रोच करते हैं, फ्रॉम डायग्नोसिस टू मैनेजमेंट। This is a crucial topic not just for your exams but for your future clinical practice as well, because a timely diagnosis can literally change a patient's entire life trajectory. Okay, let's dive into this. ये हमारा आज का लेक्चर प्लान या रोड मैप है। एक अच्छा लेक्चर हमेशा वेल स्ट्रक्चर्ड होता है ताकि आप अपने कंसेप्ट्स को लॉजिकली एक के ऊपर एक बिल्ड कर सकें। हम इस लेक्चर को इन 6 मेजर सेक्शंस में कवर करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। हम शुरू करेंगे विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू माइलाइटिस, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को समझेंगे। फिर we'll spend a significant amount of time understanding the functional anatomy of the spinal cord. मैं इस सेक्शन पर एक्स्ट्रा जोर दूंगा क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की इंट्रिकेट एनाटॉमी और उसके ट्रैक्स के फंक्शन को समझे बिना आप इसकी पैथोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स को कभी अच्छे से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। इट इज द एब्सोल्यूट फाउंडेशन। नेक्स्ट हम माइलाइटिस के वेरियस कॉजेस और उसके डिटेल्ड पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लोर करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड सेक्शन है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर आएंगे कि जब पेशेंट आपके पास आता है तो उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है, आप उसे कैसे एग्जामिन करते हैं और डायग्नोसिस तक कैसे पहुंचते हैं, इंक्लूडिंग द क्रिटिकल रोल ऑफ MRI एंड CSF एनालिसिस। देन वी विल डिस्कस द मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन डिटेल. Finally, we'll conclude with the prognosis and the absolutely essential role of rehabilitation. This structure will help us build our concepts systematically from the ground up. So let's begin with our first section, Introduction to Myelitis. देखिए, जब भी हम कोई नई डिजीज पढ़ते हैं, सबसे पहले उसके नाम को अच्छे से समझना जरूरी है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज ऑफन डिराइव फ्रॉम ग्रीक और लैटिन रूट्स, और अगर आप इन रूट्स को समझ लेते हैं तो आपको आधी चीज वैसे ही क्लियर हो जाती है। द टर्म माइलाइटिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। इसमें 2 पार्ट्स हैं, मायल और आइटिस। द प्रीफिक्स मायल या मायलो ग्रीक वर्ड माइलोस से आता है, जिसका मतलब होता है मैरो। हिस्टोरिकली इस टर्म को बोन मैरो और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के लिए यूज किया जाता था क्योंकि दोनों ही बोन के अंदर होते हैं, लेकिन न्यूरोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में मायल एक्सक्लूसिवली स्पाइनल कॉर्ड को रेफर करता है। दूसरा पार्ट, द सफिक्स आइटिस, एज यू ऑल नो फ्रॉम पैथोलॉजी, सिंपली मीन्स इन्फ्लेमेशन। So when we combine these 2 parts, myelitis literally and simply means inflammation of the spinal cord. ये सिंपल डेफिनेशन इसको दूसरी स्पाइनल कॉर्ड पैथोलॉजीज या मायालोपैथीज से अलग करती है, जो कि कंप्रेसिव, वैस्कुलर या मेटाबॉलिक इन नेचर हो सकती है। माइलाइटिस स्पेसिफिकली पॉइंट्स टू एन इन्फ्लेमेटरी etiology, यानी द रूट कॉज इज इन्फ्लेमेशन। Let's break down this formal definition in detail to understand its full implications. माइलाइटिस में, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, आइटिस सफिक्स का मतलब है इन्फ्लेमेशन और माइल रिफर्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। सो माइलाइटिस लिटरली मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन ये इन्फ्लेमेशन स्पाइनल कॉर्ड के किसी भी पार्ट को, यानी उसके आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स को अफेक्ट कर सकती है। इट कैन अफेक्ट द ग्रे मैटर, जहां पर हमारे न्यूरॉन के सेल बॉडीज, डेंड्राइड्स और अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, या फिर ये व्हाइट मैटर को अफेक्ट कर सकती है, जहां पर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या लॉन्ग ट्रैक्ट्स होते हैं जो ब्रेन और बॉडी के बीच में सिग्नल्स को तेजी से कंडक्ट करते हैं। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो इससे निकलने वाले इन्फ्लेमेटरी सेल्स और केमिकल मीडिएटर्स माइलिन शीथ को, जो कि नर्व फाइबर्स की प्रोटेक्टिव इंसुलेटिंग कवरिंग है, उसको डैमेज करते हैं। इस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस को हम डीमाइलिनेशन कहते हैं। डीमाइलिनेशन से नर्व सिग्नल्स का फास्ट सॉर्टेटरी कंडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल केबल जिसका प्लास्टिक इंसुलेशन जगह जगह से छील दिया गया हो या काट दिया गया हो। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल विल लीक आउट, स्लो डाउन और शॉर्ट सर्किट कंप्लीटली। That is precisely what happens to the neural signals in the spinal cord during a myelitis attack, leading to the clinical symptoms we see. अब आप सोचेंगे, how common is this condition? क्या ये आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा?
देखिए, माइलाइटिस, पर्टिकुलरली इसका एक कॉमन फॉर्म जिसे हम ट्रांसवर्स माइलाइटिस कहते हैं, इज अ रेयर कंडीशन, बट इट इज नॉट सो रेयर दैट यू विल नेवर एनकाउंटर इट। इसलिए इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम यूएस डेटा की बात करें तो पर ईयर 1 to 8 न्यू केसेस पर मिलियन पीपल रिपोर्ट होते हैं, विच ट्रांसलेट्स टू रफली अबाउट 1400 न्यू केसेस एनुअली जस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स अलोन। इंडिया से रोबस्ट एपिडेमियोलॉजिकल डेटा अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, बट दिस डिजीज इज वेल रिकॉग्नाइज्ड इन आवर क्लिनिक्स एज वेल। इसके इंसिडेंस में 2 एज ग्रुप्स में पीक्स देखे जाते हैं। एक पीक 10 to 19 ईयर्स के बीच में होता है और दूसरा 30 to 39 ईयर्स के बीच। इट कैन अफेक्ट एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर और रेस। इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि इसका ऑनसेट अक्सर बहुत सडन और ड्रामेटिक होता है, एंड इट कैन कॉज सिवियर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग कंप्लीट पैरालिसिस एंड सेंसरी लॉस विद इन अ मैटर ऑफ आवर्स टू डेज। फर्दरमोर, ये एक मोनोफेजिक वन टाइम इवेंट हो सकता है, या ये क्रॉनिक लाइफ लॉन्ग न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस या न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका का पहला मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है। इसलिए एज फ्यूचर क्लिनिशियंस इसकी अर्ली रिकग्निशन और प्रॉम्प्ट अग्रेसिव मैनेजमेंट आपके लिए एक्सट्रीमली क्रूशियल है टू प्रिवेंट परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज। टू मेक आवर डिस्कशन मोर प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकली ओरिएंटेड, हम इस पूरे लेक्चर के दौरान एक क्लिनिकल केस को फॉलो करेंगे। दिस विल हेल्प यू कनेक्ट द थियोरी विद अ रियल लाइफ पेशेंट सिनेरियो। So imagine a 32-year-old male, let's call him Mr. Sharma. He's an otherwise healthy software engineer जो आपके हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आता है। उसकी चीफ कंप्लेंट है कि पिछले 48 घंटों में उसके दोनों पैरों में तेजी से कमजोरी आ गई है। वो कहता है, डॉक्टर साहब, कल सुबह तक मैं अच्छे से चल रहा था, पर अब मुझे चलने में बहुत मुश्किल हो रही है, मेरे पैर उठ ही नहीं रहे हैं। साथ ही उसे अपनी वेस्ट के नीचे यानी कमर के नीचे एक अजीब सा नमनेस यानी सुनपन फील हो रहा है। वो कहता है कि उसे चप्पल पैरों में फील नहीं हो रही है, और सबसे अलार्मिंग सिम्टम, उसे पिछले 12 घंटों से यूरिन पास करने में डिफिकल्टी हो रही है। ही फील्स द अर्ज टू वॉइड बट इज अनएबल टू पास यूरिन, अ कंडीशन वी कॉल अक्यूट यूरिनरी रिटेंशन। एज अ डॉक्टर ऑन ड्यूटी, जब आप इन 3 सिम्टम्स के कॉम्बिनेशन को सुनते हैं, रैपिडली प्रोग्रेसिंग बायलैटरल लेग वीकनेस, अ क्लियर सेंसरी लेवल बिलो द वेस्ट एंड अक्यूट ब्लैडर डिसफंक्शन, आपके दिमाग में आने वाले डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होने चाहिए? One of the top differentials which should strike you immediately must be an acute spinal cord process, यानी an acute myelitis। और इस उम्र में इस रैपिड प्रोग्रेशन के साथ माइलाइटिस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन जाती है। हम इस केस पर लेक्चर के दौरान बार बार वापस आएंगे टू कोरिलेट आवर लर्निंग। Let's move to our next section, which is arguably the most important for building a strong foundation: spinal cord functional anatomy. हमारे पेशेंट मिस्टर शर्मा के सिम्टम्स को अच्छे से समझने के लिए और ये समझने के लिए कि एक सिंगल लीजन उसके तीनों प्रॉब्लम्स मोटर, सेंसरी और ब्लैडर को कैसे खास कर सकता है, पहले स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी को डिटेल में रिवाइज करना बहुत जरूरी है। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ डेलिकेट लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो ब्रेनस्टेम के मेडुला ओब्लोंगेटा से एक्सटेंड करती है, और ये हमारे वर्टेब्रल कैनाल के अंदर सेफली हाउस्ड होती है। ये बोनी वर्टेब्रल कॉलम जिसमें वर्टेब्रे एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को एक्सलेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हम स्पाइनल कॉर्ड को फंक्शनल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं जो उसके कोरस्पॉन्डिंग वर्टेब्रे से रिलेट करते हैं। 8 cervical segments C1 C8, 12 thoracic segments T1 T12, 5 lumbar segments L1 L5, 5 sacral segments S1 S5 and 1 coccygeal segment। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एडल्ट में स्पाइनल कॉर्ड L1 L2 वर्टेब्रा के लेवल पर एंड हो जाती है, लेकिन स्पाइनल नर्व्स नीचे तक कंटिन्यू करती हैं, फॉर्मिंग द cauda equina। हर एक सेगमेंट से एक पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलता है जो बॉडी के एक स्पेसिफिक एरिया, जिसे हम डर्मेटोम फॉर सेंसेशन और मायोटोम फ्रॉम मसल्स कहते हैं, को सप्लाई करता है। स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ बोन से ही प्रोटेक्टेड नहीं है। It is also covered by 3 protective connective tissue membranes called the meninges, जो उसको कुशन और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये meninges ब्रेन को कवर करने वाली meninges की डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ही होती हैं। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें तो सबसे पहली और सबसे टफ लेयर है ड्यूरा मैटर, उसके बाद आती है एरेक्नॉइड मैटर, और सबसे अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड से बिल्कुल चिपकी हुई होती है वो है पिया मैटर। इन लेयर्स के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसेस होते हैं। ड्यूरा मैटर के बाहर एपिड्यूरल स्पेस होता है जिसमें फैट और ब्लड वेसल्स होते हैं। ड्यूरा और एरेक्नॉइड के बीच में सबड्यूरल स्पेस है जो एक पोटेंशियल स्पेस है, और एरेक्नॉइड और पिया मैटा के बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF सर्कुलेट करता है। ये CSF स्पाइनल कॉर्ड के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, उसको बोयंसी देता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। जब माइलाइटिस होती है तो इन्फ्लामेशन इन मेनिंजियल स्पेसेस में भी फैल सकती है, जिसे हम मेनिंजियोमाइलाइटिस कहते हैं।
इसीलिए जब हम लंबर पंक्चर करके इस सब एराक्नॉइड स्पेस से CSF निकालते हैं तो उसमें आने वाले इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमें डायग्नोसिस कंफर्म करने में सीधे सीधे हेल्प करते हैं। Let's look at these 3 meningeal layers and the associated spaces in a bit more detail, from outside to inside, क्योंकि इनकी clinical relevance बहुत ज़्यादा है। सबसे बाहर है ड्यूरा मैटर। जैसा कि नाम से पता चलता है, ड्यूरा इन लैटिन मीन्स टफ। ये एक बहुत ही टफ, डेंस, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए एक नॉन डिस्टेंसिबल प्रोटेक्टिव सैक बनाती है। उसके ठीक नीचे है अरैक्नॉइड मैटर, एक मच मोर डेलिकेट एवास्कुलर वेब लाइक लेयर। इसका नाम अरैक्नॉइड इसीलिए है क्योंकि इससे फाइन फिलामेंट्स, जिसे अरैक्नॉइड ट्रैबेक्युला कहते हैं, नीचे पिया मैटर तक एक्सटेंड करते हैं, जो एक स्पाइडर्स वेब जैसा अपीयरेंस देते हैं। इन दोनों के बीच में, ड्यूरा और अरैक्नॉइड के बीच में, एक पोटेंशियल स्पेस है, द सबड्यूरल स्पेस। ट्रॉमा के केस में यहाँ पर सबड्यूरल हिमेटोमा डेवलप हो सकता है। अरैक्नॉइड मैटर के नीचे द सब अरैक्नॉइड स्पेस है, जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF सर्कुलेट करता है। दिस इज द स्पेस वी स्पेसिफिकली टारगेट ड्यूरिंग अ लंबर पंक्चर टू ऑब्टेन अ CSF सैंपल। सबसे अंदर की लेयर है पिया मैटर। पिया मीन्स टेंडर, जो एक हाईली वैस्कुलर डेलिकेट मेम्ब्रेन है जो स्पाइनल कॉर्ड की सर्फेस से डायरेक्टली चिपकी होती है। उसके हर एक ग्रूव और कॉन्टोर को फॉलो करती है। माइलाइटिस में इन्फ्लेमेशन इन स्पेसेस में भी फैल सकती है और इसलिए CSF एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल बन जाता है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का एक ट्रांसवर्स या क्रॉस सेक्शन देखें, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, तो हमें 2 बहुत ही डिस्टिंक्ट एरियाज दिखेंगी। सेंटर में एक इनर H-शेप्ड या बटरफ्लाई शेप्ड एरिया है। इसे हम ग्रे मैटर कहते हैं। इसका कलर ग्रेइश इसलिए होता है क्योंकि इसमें मेनली न्यूरोनल सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स और ग्लायल सेल्स होते हैं, बट वेरी फ्यू माइलिनेटेड एक्सॉन्स। इस H शेप के हॉर्न्स होते हैं। आगे की तरफ जो हॉर्न्स हैं उन्हें हम एंटीरियर और वेंट्रल हॉर्न्स कहते हैं। इनमें मोटर न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज होते हैं जो मसल्स को कंट्रोल करने के लिए फाइनल मोटर सिग्नल्स भेजते हैं। पीछे की तरफ जो हॉर्न्स हैं उन्हें हम पोस्टीरियर और डोर्सल हॉर्न्स कहते हैं। ये बॉडी से आने वाली सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। थोरैसिक रीजन में एक स्मॉल लैटरल हॉर्न भी होता है जिसमें सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स होते हैं। इस ग्रे मैटर के चारों तरफ जो एरिया है उसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं। व्हाइट मैटर इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ डेंसली पैक्ड माइलिनेटेड एक्सॉन्स। ये माइलिन शीथ ही है जो इसको इसका व्हाइटिश ग्लिसनिंग अपीयरेंस देती है। माइलिनाइटिस में इन्फ्लेमेशन इन दोनों एरियाज, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, को सिलेक्टिवली या कंबाइंडली अफेक्ट कर सकती है, जिससे डिफरेंट क्लिनिकल सिंड्रोम्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो व्हाइट मैटर है, ये रैंडमली अरेंज्ड फाइबर्स का जंबल नहीं है। ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ न्यूरल हाईवेज है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स जिनके फंक्शन और डेस्टिनेशन सिमिलर होते हैं। इन बंडल्स को हम ट्रैक्ट्स या फेसिकुले या पैथवेज कहते हैं। इन ट्रैक्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, असेंडिंग ट्रैक्स और डिसेंडिंग ट्रैक्स। असेंडिंग ट्रैक्स सेंसरी इन्फॉर्मेशन को बॉडी के वेरियस पार्ट्स से ऊपर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेन, टेम्परेचर, टच और पोजिशन सेंस की इन्फॉर्मेशन इन्हीं ट्रैक्स के थ्रू आपके कॉन्शियस अवेयरनेस तक पहुंचती है। इसके आगे हम इनके स्पेसिफिक नाम भी पढ़ेंगे। दूसरी तरफ डिसेंडिंग ट्रैक्स मोटर कमांड्स को ब्रेन से, स्पेसिफिकली सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, नीचे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मसल्स और ग्लैंड्स तक लाते हैं, जिससे हम वॉलंटरी मूवमेंट्स कर पाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के हर साइड पर व्हाइट मैटर को 3 मेजर कॉलम्स या फेनिकुलाई में डिवाइड किया जाता है, अ पोस्टीरियर और डोर्सल कॉलम, अ लैटरल कॉलम एंड एन एंटीरियर और वेंट्रल कॉलम। हर कॉलम में मल्टीपल असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में होते हैं। अब हम इन ट्रैक्स के फंक्शनल रोल्स को देखते हैं। आपको सारे ट्रैक्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट 3 मेजर ट्रैक्स आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। असेंडिंग ट्रैक्स जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन बॉडी से ब्रेन तक ले जाते हैं, इनमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस पाथवे। ये ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर कॉलम में होते हैं और ये फाइन टच, जैसे कपड़े का टेक्सचर फील करना, वाइब्रेशन जो हम ट्यूनिंग फोक से टेस्ट करते हैं, और प्रोप्रियोसेप्शन यानी जॉइंट पोजिशन सेंस कि आपका हाथ या पैर स्पेस में कहाँ है बिना देखे की इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट असेंडिंग ट्रैक्ट है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरोलैटरल कॉलम में होता है और ये पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव टच के सेंसेशंस को कैरी करता है। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स जो मोटर कमांड्स ब्रेन से बॉडी तक लाते हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, द किंग ऑफ मोटर पाथवेज है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे हाथ से लिखना या चलना।
सो द क्रूशल पॉइंट इज स्पाइनल कॉर्ड के किस एरिया में किस कॉलम में इन्फ्लेमेशन है, उस ट्रैक्ट के फंक्शन के हिसाब से पेशेंट में बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम्स आएंगे। दिस इज द बेसिस ऑफ क्लिनिकल लोकलाइजेशन इन न्यूरोलॉजी। ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड को भी कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है टू मेंटेन इट्स हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये ब्लड सप्लाई प्राइमरीली 3 लॉन्गिट्यूडनल आर्टरीज से आती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड की पूरी लेंथ में रन करती हैं। एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ASA होती है जो आगे की तरफ मिडलाइन में रन करती है, और 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज PSAs होती हैं जो पीछे की तरफ पोस्टेरोलैटरली रन करती हैं। द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इज द मेजर वन। ये अकेले ही स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर 2/3 को सप्लाई करती है। इसकी टेरिटरी में आते हैं एंटीरियर हॉर्न्स ऑफ ग्रे मैटर और इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट्स जैसे कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, मोटर और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स, पेन एंड टेम्परेचर। दोनों पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज छोटी होती हैं और ये मिलकर पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द कॉर्ड को सप्लाई करती हैं, जिसमें मेनली डोर्सल कॉलम्स आते हैं, फाइन टच एंड प्रोप्रियोसेप्शन। इन लॉन्जिट्यूडनल आर्टरीज को डिफरेंट लेवल्स पर सेगमेंटल आर्टरी से रीइंफोर्समेंट मिलता है। माइलाइटिस में होने वाले इंटेंस इन्फ्लेमेशन से इन ब्लड वेसल्स में कंजेशन और पेरीवैस्कुलर इन्फ्लेमेटरी कफिंग हो सकती है, और एडिमा के कारण इंट्रामेडुलरी प्रेशर बढ़ सकता है। दिस कैन लीड टू इस्कीमिया यानी ब्लड सप्लाई की कमी, विच कैन कॉज फर्दर सेकेंडरी डैमेज टू द ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू, मेकिंग अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। Okay, let's go back to our case of Mr. Sharma and see how this all builds up. अब जब आपने स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शनल एनाटॉमी समझ ली है, let's try to correlate his symptoms with the anatomical structures. हमारे 32-year-old patient को bilateral leg weakness है, यानी दोनों पैरों में कमजोरी। इससे हमें क्या clinical clue मिलता है? It strongly suggests कि दोनों sides के descending motor pathways यानी corticospinal tracts affected हैं। उसे numbness below the waist है, इसका मतलब है कि उसके ascending sensory pathways यानी spinal thalamic tracts, pain and temperature के लिए, और dorsal columns, vibration and position sense के लिए, दोनों में problem है। The fact that the symptoms are bilateral and there's a clear sensory level on the torso points directly to a lesion within the spinal cord itself, not in the peripheral nerves or brain. और उसका urinary retention यानी पेशाब का रुक जाना points towards the involvement of autonomic pathways that control bladder function. अब आप सोचिए, ये सारे ट्रैक्स corticospinal, spinothalamic, dorsal columns और autonomic pathways spinal cord के thoracic region में बहुत ही closely packed होते हैं। इसलिए एक single focal inflammatory lesion at a specific thoracic spinal cord level can perfectly explain all 3 of his diverse symptoms. This is the beauty of clinical localization. By just listening to the patient's history carefully, we can pinpoint the likely location of the problem in the nervous system. माइलाइटिस को हम उसके इन्फ्लेमेशन के पैटर्न के बेसिस पर एनाटॉमिकली भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन हमें कॉज के बारे में भी क्लू दे सकती है। जब इन्फ्लेमेशन प्राइमरीली ग्रे मैटर में हो, स्पेसिफिकली एंटीरियर हॉर्न्स में, तो उसे हम कहते हैं पोलियोमाइलाइटिस। इसका क्लासिक एग्जाम्पल पोलियो वायरस इन्फेक्शन है, जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे एलिमेंट टाइप की फ्लैसिड पैरालिसिस होती है विद लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड मसल एट्रोफी, बट सेंसेशन इंटैक्ट रहती है। जब इन्फ्लेमेशन प्राइमरीली वाइट मैटर तक ही लिमिटेड हो, उसे हम कहते हैं ल्यूकोमाइलाइटिस। इसमें ट्रैक्स के डैमेज होने से UMN साइंस जैसे स्पेस्टिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया और सेंसरी लॉस प्रोमिनेंट होते हैं। और जब इन्फ्लेमेशन स्पाइनल कोड के एक पूरे क्रॉस सेक्शन को यानी ग्रे और वाइट मैटर दोनों को एट अ पर्टिकुलर लेवल इन्वॉल्व करती है, उसको हम ट्रांसवर्स माइलाइटिस कहते हैं। द टर्म ट्रांसवर्स implies that it goes across the horizontal dimension of the cord. However, आप देखेंगे कि clinical practice में the term transverse myelitis is often used more broadly to describe almost any acute inflammatory myelopathy, even if it is anatomically partial. So the distribution of inflammation dictates the clinical picture, और यही MRI पर भी reflect होता है। Now we come to the big question. ये inflammation आखिर होती क्यों है? What triggers the immune system to attack the spinal cord? The causes or etiologies of myelitis are very diverse, and as a clinician, your primary job is to find the specific cause. क्योंकि myelitis एक final diagnosis नहीं है, ये clinical syndrome है. The real diagnosis is myelitis due to X. हम इन causes को broadly 3 major categories में divide कर सकते हैं. पहली कैटेगरी है infectious, जिसमें कोई वायरस, बैक्टीरिया या दूसरे पैथोजेंस डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड को इन्वेड करके इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। दूसरी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ऑटो इम्यून, जिसमें बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम गलती से स्पाइनल कॉर्ड को फौरन समझकर अटैक करने लगता है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है। तीसरी कैटेगरी इन दोनों का एक हाइब्रिड है, जिसे हम पोस्ट इन्फेक्शियस कहते हैं। इसमें इन्फेक्शन तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक डिलेड मिसडायरेक्टेड इम्यून रिएक्शन स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है। इन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस, डिस्पाइट एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन, कोई क्लियर कॉज नहीं मिलता एंड वी लेबल इट एज इडियोपैथिक माइलाइटिस। हर कॉज को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रीटमेंट उसी पर डिपेंड करता है। लेट्स स्टार्ट बाय एक्सप्लोरिंग द इन्फेक्शियस कॉजेज इन डिटेल।
Viral infections are a very common and well-recognized trigger for myelitis. The virus can cause damage to the spinal cord in two principal ways. पहला है direct invasion. इसमें वायरस bloodstream के through spinal cord tissue तक पहुंचता है, वहाँ के neurons या glial cells को infect करता है, उनके अंदर replicate करता है और उनको destroy कर देता है. दूसरा mechanism है indirect, यानी immune mediated. इसमें वायरस डायरेक्टली CNS को इन्वेड नहीं करता, लेकिन peripheral infection एक ऐसी immune response trigger करता है जो बाद में क्रॉस रिएक्ट करके spinal cord को अटैक करती है, जिसे हम post-infectious myelitis कहते हैं. The herpes virus family is a major culprit in causing myelitis. Varicella zoster virus, VZV, जो बचपन में chickenpox और बाद में shingles cause करता है, spinal ganglia में latent पड़ा रहता है. यह reactivate होकर spinal cord में spread कर सकता है और VZV myelitis cause कर सकता है, especially in elderly or immunocompromised individuals. Herpes simplex virus, particularly HSV2, is also a known cause. Epstein-Barr virus, EBV, the virus causing infectious mononucleosis, and cytomegalovirus, CMV, are other members of this notorious family that have been implicated. Another very important group of viruses is the enteroviruses. इनमें poliovirus सबसे classic example है, जिसका नाम ही polio, gray, myel, spinal cord, itis, inflammation है. Poliovirus directly anterior horn cells को infect or destroy करता है, जिससे flaccid paralysis होती है. Thanks to vaccination, polio has been largely eradicated, but other non-polio enteroviruses, जैसे Coxisackie virus or echovirus, can also cause a similar clinical picture, sometimes leading to outbreaks of what is now called acute flaccid myelitis, AFM. फिर आते हैं flaviviruses, जो कि mosquito-borne होते हैं. इनमें West Nile virus, Japanese encephalitis virus और हाल ही में चर्चा में रहा Zika virus शामिल है. ये भी एक poliomyelitis-like picture present कर सकता है, selectively motor neurons को target करके. इनके अलावा, HIV can cause a vacuolar myelopathy, especially in the later stages of AIDS. Even common viruses like influenza, measles, mumps, or rubella, although rare now due to widespread vaccination, can trigger a post-infectious myelitis. In some cases में, a thorough history of recent viral illness, fever, rash, travel to endemic areas, or specific exposures like mosquito bites becomes very important for diagnosis. Viruses के अलावा bacteria can also cause myelitis, although this is generally less common than viral causes. एक classic example जो इंडिया में काफ़ी prevalent है, वो है tuberculosis. Spinal TB, जिसे Pott's spine भी कहते हैं, usually vertebrae को affect करता है, but it can lead to an epidural abscess or a tuberculoma that compresses the spinal cord, or it can cause a direct inflammatory myelitis or arachnoiditis. Another historically important bacterium is Treponema pallidum, the spirochete that causes syphilis. In its tertiary stage, neurosyphilis can cause a form of myelitis called Tabes dorsalis, which classically affects the dorsal columns of the spinal cord, leading to a severe sensory ataxia and loss of proprioception. Lyme disease, a tick-borne illness caused by the spirochete Borrelia burgdorferi, is another important bacterial cause to consider, especially in patients who have a history of travel to endemic areas in North America or Europe and present with neurological symptoms. Fungal और parasitic causes बहुत ही rare होते हैं और आमतौर पर severely immunocompromised patients में देखे जाते हैं, जैसे कि patients with advanced AIDS or those on strong immunosuppressant drugs after an organ transplant. In bacterial causes, the treatment is very specific. It will be targeted antibiotics against the identified organism, which is why finding the cause is so crucial. अब हम आते हैं एक बहुत बड़ी और clinically extremely important category पर, autoimmune causes. In conditions में, the fundamental problem lies with the body's own immune system. The immune system, which is supposed to be a protector against foreign invaders like bacteria and viruses, gets dysregulated and confused. It loses the ability to distinguish between self and non-self, a fundamental concept known as loss of self-tolerance. As a result, it starts mounting an inflammatory attack against the body's own healthy tissues. जब ये अटैक सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग द स्पाइनल कॉर्ड को टारगेट करता है तो माइलाइटिस डेवलप हो सकती है. इस कॉन्टेक्स्ट में माइलाइटिस एक की फीचर हो सकता है. ये ऑटोइम्यून अटैक या तो एक आइसोलेटेड इवेंट हो सकता है अफेक्टिंग ओनली द स्पाइनल कॉर्ड, और इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिजीज दैट अफेक्ट्स मल्टीपल ऑर्गन्स लाइक जॉइंट्स, स्किन एंड किडनीज. Recognizing an autoimmune cause is critical because these patients require not just acute treatment for the current attack, but often long-term immunosuppressive therapy to prevent future attacks and progressive disability. दो prominent autoimmune diseases जिनके hallmark features में myelitis शामिल हैं, वो है multiple sclerosis (MS) और neuromyelitis optica (NMO).
Multiple sclerosis is the most well-known and common autoimmune demyelinating disease of the central nervous system. कई बार an episode of transverse myelitis MS का पहला clinical presentation हो सकता है। इसलिए हर young patient, especially a female, जो acute myelitis के साथ present करती है, उसमें MS को as a differential सोचना बिल्कुल ज़रूरी है। MS में जो spinal cord lesions होते हैं, वो typically partial होते हैं, यानी वो कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन के एक हिस्से को ही इन्वॉल्व करते हैं और शॉर्ट सेगमेंट में होते हैं, लेस देन 2 वर्टिबल सेगमेंट्स लॉन्ग। अगर हम इन पेशेंट्स का ब्रेन MRI करें तो हमें अक्सर कैरेक्टरिस्टिक पेरीवेंट्रिकुलर और जक्स्टाकॉर्टिकल डिमाइलिनेटिंग लीजन्स मिलते हैं जो MS के डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका या डेविक्स डिजीज एक अलग बट रिलेटेड कंडीशन है। इसमें भी माइलाइटिस और ऑप्टिक न्यूराइटिस के अटैक्स होते हैं, बट द माइलाइटिस इन NMO इज टिपिकली मच मोर सिवियर और डिस्ट्रक्टिव देन इन MS। NMO में स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स कैरेक्टरिस्टिकली लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंसिव होते हैं, यानी वो MRI पर 3 या उससे ज्यादा वर्टिबल सेगमेंट्स तक फैले होते हैं। NMO के लिए एक हाईली स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट अवेलेबल है, द एक्वापोरिन 4 AQP4 एंटीबॉडी टेस्ट, जो इसे MS से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। Myelitis can also occur in the context of other systemic autoimmune diseases, where the spinal cord is just one of the many organs targeted by the immune system. For example, systemic lupus erythematosus, SLE, जिसे हम commonly lupus कहते हैं, is a classic multi-system autoimmune disease. While it is more known for affecting skin, joints, and kidneys, it can also affect the nervous system, and myelitis is a recognized, though rare, complication of lupus. Similarly, Sjogren's syndrome, an autoimmune condition that primarily targets salivary and tear glands, causing dry eyes and dry mouth, can also have neurological manifestations, including a sensory ganglionopathy and myelitis. Sarcoidosis, एक और systemic inflammatory disease है, जिसमें non-case-eating granulomas various organs में बन जाते हैं। जब ये granulomas spinal cord में बनते हैं, तो ये neurosarcoidosis with myelitis के रूप में present कर सकता है। इसलिए myelitis के patient की evaluation में हम अक्सर एक comprehensive battery of blood tests, including autoimmune markers like antinuclear antibody ANA for lupus and angiotensin converting enzyme AC levels for sarcoidosis भेजते हैं to screen for these underlying systemic conditions. इनका ट्रीटमेंट भी अलग होता है, जिसमें इन सिस्टेमिक डिजीजेस को कंट्रोल करना जरूरी होता है। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो 1928 में ही न्यूरोलॉजिस्ट फ्रैंक फैजफोर्ड ने प्रपोज किया था। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट इन्फेक्शियस माइलाइटिस। इस मैकेनिज्म में अ वायरस और बैक्टीरियम डज नॉट डायरेक्टली इन्वेड द स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू, बल्कि पेशेंट को पहले एक कॉमन सा इन्फेक्शन होता है, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या गैस्ट्रोएंटेराइटिस। पेशेंट इस इन्फेक्शन से अच्छे से रिकवर हो जाता है, लेकिन उस इन्फेक्शन के ठीक होने के कुछ दिनों या हफ्तों बाद, टिपिकली 1 to 4 weeks later, अचानक से माइलाइटिस के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। इसे हम पोस्ट इन्फेक्शियस माइलाइटिस कहते हैं। यहाँ पर द इनिशियल इन्फेक्शन एक्ट्स एज अ ट्रिगर। ये ट्रिगर इम्यून सिस्टम को फुली एक्टिवेट कर देता है टू फाइट ऑफ द पैथोजन, लेकिन इस एक्टिवेशन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो जाती है। द एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द इन्फेक्शन फेल्स टू शट डाउन प्रॉपर्ली। Instead, it mistakenly identifies certain proteins on the surface of myelin in the spinal cord as foreign or similar to the pathogen it just fought, and it launches a misdirected attack. So the damage is not caused by the microbe itself, but by our own body's overzealous and confused immune response. This is a classic example of an immune-mediated reaction. तो ये क्रॉस रिएक्शन आखिर होता कैसे है? What is the biological basis for this misdirected immune attack? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइडली एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है मोलेक्युलर मिमिक्री। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए, मानिए एक वायरस ने बॉडी को इन्फेक्ट किया। इस वायरस की सरफेस पर स्पेसिफिक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एंटीजेंस कहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इन वायरल एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करके उनके अगेंस्ट हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज और टी सेल्स बनाता है टू एलिमिनेट द वायरस। अब बाय शेयर बैड लक हो सकता है कि इस वायरल एंटीजन का एक छोटा सा पार्ट, उसकी एमिनो एसिड सीक्वेंस या 3D स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के किसी सेल्फ प्रोटीन जैसे कि माइलिन शीथ में पाए जाने वाले माइलिन बेसिक प्रोटीन MBP के एक पार्ट से बहुत ही सिमिलर हो। दे मिमिक ईच अदर एट अ मोलेक्युलर लेवल। जब इम्यून सिस्टम इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज या टी सेल्स बनाता है, तो वो मिमिक या सिमिलर दिखने वाले माइलिन प्रोटीन को भी गलती से एनिमी समझकर उस पर अटैक कर देता है। इट्स अ ट्रेजिक केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी एट अ मोलेक्युलर लेवल। This cross-reactivity triggers an inflammatory cascade within the spinal cord, leading to demyelination and neurological symptoms. Many cases of post-infectious myelitis and even the very rare cases of post-vaccination myelitis are thought to occur through this elegant yet destructive mechanism of molecular mimicry.
ओके, अब हमने माइलाइटिस के वेरियस कॉजेज देख लिए. लेट्स नाउ मूव टू द कोर ऑफ दिस लेक्चर, the exact step-by-step process of how this damage actually occurs inside the spinal cord. This is the realm of pathophysiology. चाहे ट्रिगर कोई infectious agent हो या एक autoimmune process हो, the final common pathway of damage is almost always inflammation. सबसे पहला step is inflammatory cascade में है peripheral immune activation. हमारे immune system के जो main soldiers हैं, the T lymphocytes और B lymphocytes, ये activate हो जाते हैं. ये एक्टिवेशन पेरिफ्री में होता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर. फॉर एग्जाम्पल, एक लिम्फ नोड में. मान लीजिए एक वायरल इन्फेक्शन हुआ. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एपीसीज जैसे मैक्रोफेजेस इस वायरस को पकड़कर टी सेल्स को प्रेजेंट करते हैं. ये टी सेल्स इस वायरल एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके एक्टिवेट हो जाते हैं और प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं, क्रिएटिंग एन आर्मी ऑफ वायरस स्पेसिफिक टी सेल्स. साइमल्टेनियसली बी सेल्स भी एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं. दिस इज द फर्स्ट क्रूशियल स्टेप दैट सेट्स द स्टेज फॉर द सब्सिक्वेंट अटैक ऑन द स्पाइनल कॉर्ड. नॉर्मली हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत ही स्पेशल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है. ये एक हाईली सिलेक्टिव सेमी परमेबल बैरियर के पीछे रहता है, जिसे हम ब्लड ब्रेन बैरियर या ब्लड स्पाइनल कॉर्ड बैरियर कहते हैं. ये बैरियर एंडोथीलियल सेल्स जो ब्लड वेसल्स को लाइन करते हैं के टाइट जंक्शन से बना होता है. ये एक गेटकीपर की तरह काम करता है और ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हार्मफुल सब्सटेंसेस, टॉक्सिन्स और इम्यून सेल्स को सीएनएस में एंटर होने से रोकता है. ये सीएनएस का इम्यून प्रिविलेज मेंटेन करता है. लेकिन जब पेरिफ्री में टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट स्टेप, उनमें कुछ ऐसी एबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं कि वो इस फोर्टिफाइड बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं. दीज एक्टिवेटेड टी सेल्स स्टार्ट एक्सप्रेसिंग स्पेशल सरफेस मॉलिक्यूल्स जैसे एडहीजन मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स जैसे मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस. ये मॉलिक्यूल्स उन्हें स्पाइनल कॉर्ड के ब्लड वेसल वॉल्स पर चिपकने, एडहियर और फिर उन टाइट जंक्शंस के थ्रू स्क्वीज करके स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू के अंदर माइग्रेट करने में हेल्प करते हैं. दिस ब्रीच ऑफ द ब्लड स्पाइनल कॉर्ड बैरियर इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेप. एक बार ये दरवाजा खुल गया तो बाकी इन्फ्लेमेटरी सेल्स के लिए भी अंदर आना आसान हो जाता है. एक बार जब ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स, मेनली द एक्टिवेटेड टी सेल्स और उनके पीछे पीछे आने वाले मैक्रोफेजेस स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू के अंदर पहुंच जाते हैं, वो वहां एक वॉर जोन क्रिएट कर देते हैं. दे डोंट रिमेन साइलेंट. They start releasing a cocktail of powerful chemical messengers called cytokines and chemokines. Cytokines जैसे कि interleukin-1, IL-1, interleukin-6, IL-6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा TNF अल्फा और प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स. ये एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करते हैं. ये लोकल ग्लियल सेल्स जैसे माइक्रोग्लिया और एस्ट्रोसाइट्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वो भी और साइटोकाइंस प्रोड्यूस करने लगते हैं. ये साइटोकाइंस ब्लड वेसल परमेबिलिटी को और बढ़ा देते हैं. साथ ही ये सेल्स कीमोकाइंस रिलीज करते हैं जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं और ब्लड स्ट्रीम से दूसरे इन्फ्लेमेटरी सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स और मोर मैक्रोफेजेस को स्पाइनल कॉर्ड में अट्रैक्ट करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस. This leads to a massive amplification of the inflammatory response. The spinal cord parenchyma becomes a battlefield, infiltrated with a large number of destructive immune cells, leading to a vicious cycle of inflammation. अब इन्फ्लेमेटरी सेल्स का मेन टारगेट क्या है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इनका दुश्मन कौन है? In most forms of myelitis, the primary target is the myelin sheath. Myelin is a fatty substance produced by oligodendrocytes in the CNS और ये axons के चारों तरफ एक insulating layer बनाती है. इस इन्फ्लेमेटरी सूप में मैक्रोफेजेस डायरेक्टली माइलिन को स्ट्रिप ऑफ करते हैं. दे रिकॉग्नाइज माइलिन एज फॉरेन, उसको इनगल्फ करते हैं और उसको फैगोसाइटोस यानी ईट अप कर लेते हैं. इसके अलावा एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स बी सेल्स को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडीज बनाने के लिए कहते हैं. ये एंटीबॉडीज माइलिन प्रोटीन्स पर जाकर बाइंड करती हैं और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, जो माइलिन शीथ में होल्स क्रिएट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. जब ये माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है तो उसके नीचे का नर्व फाइबर यानी एक्सॉन एक्सपोज हो जाता है. दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड डीमाइलिनेशन. डीमाइलिनेशन से नर्व इम्पल्स का फास्ट सॉल्टेटरी कंडक्शन, जो नोड ऑफ रैनवियर टू नोड ऑफ रैनवियर जंप करता है, स्लो हो जाता है या कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है. So the crucial point is, ब्रेन से भेजा गया मोटर सिग्नल मसल तक नहीं पहुंच पाता, लीडिंग टू वीकनेस एंड पैरालिसिस. सिमिलरली पेरिफ्री से आने वाला सेंसरी सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, लीडिंग टू नम्बनेस. अगर इन्फ्लेमेशन माइल्ड है और उसको जल्दी से पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे स्टीरॉइड से कंट्रोल कर लिया जाता है, तो हो सकता है कि डैमेज सिर्फ डीमाइलिनेशन तक ही लिमिटेड रहे. In such cases, there is a chance of remyelination, जिसमें surviving oligodendrocytes नया माइलिन बनाकर एक्सॉन को रिकवर कर सकते हैं और पेशेंट में significant functional recovery हो सकती है. लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन बहुत सिवियर है और प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक चलती है, तो अ सिवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेटरी अटैक कैन ऑल्सो डैमेज द एक्सॉन इटसेल्फ. याद रखिए, एक्सॉन नर्व फाइबर का कोर कंडक्टिंग वायर है. Axons can be transected or can undergo Wallerian degeneration due to the toxic inflammatory environment.
Axonal injury is a much more serious and ominous problem क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन्स की रीजेनरेशन कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड होती है, almost negligible. Axonal damage often leads to permanent, irreversible neurological deficits. This is the main reason why myelitis is a neurological emergency and why early and aggressive treatment with high-dose steroids is so incredibly important. The goal is to stop the inflammation before it causes significant, irreversible axonal loss. इस इंटेंस इन्फ्लेमेशन के कारण लोकल ब्लड वेसल्स लीकी हो जाते हैं और फ्लूइड प्लाज्मा से निकलकर स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू में अक्यूमुलेट हो जाता है। इससे स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग या एडीमा डेवलप हो जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड एक क्लोज्ड नॉन एक्सपैंडेबल बोनी स्पेस के अंदर बंद है, द वर्टेब्रल कैनाल, इसलिए इसमें स्वेलिंग या एक्सपेंशन के लिए ज्यादा जगह नहीं है। ये एडीमा स्पाइनल कॉर्ड को अंदर से कंप्रेस करता है, जिससे इंट्रामेडुलरी प्रेशर बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ प्रेशर इन टर्न स्पाइनल कॉर्ड के अंदर की छोटी ब्लड वेसल्स को स्क्वीज करता है, लीडिंग टू वैस्कुलर कंजेशन एंड रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। इस रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो को हम इस्कीमिया कहते हैं। This ischemia further damages the already stressed and inflamed neural tissue, which has very high metabolic demands. This creates a vicious cycle of injury. Inflammation causes edema causes ischemia, and ischemia causes more cell death and inflammation. This entire pathophysiological cascade, inflammation, demyelination, axonal injury, edema and ischemia, collectively leads to the profound neurological dysfunction that we see in patients with acute myelitis. चलिए अब इस सारी कॉम्प्लेक्स पैथोफिजियोलॉजी को हमारे पेशेंट मिस्टर शर्मा से कनेक्ट करते हैं। हाउ डू दीज माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स ट्रांसलेट इनटू हिज मैक्रोस्कोपिक क्लिनिकल सिम्टम्स? उसकी बायलैटरल लेग वीकनेस क्यों है? क्योंकि उसके थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन ने डिसेंडिंग कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स का डीमाइलिनेशन और एक्सोनल इंजरी कर दिया है। ब्रेन से जो मोटर सिग्नल्स उसके पैरों की मसल्स को मूव करने के लिए आ रहे थे, वो इस इन्फ्लेमेटरी ब्लॉक के कारण आगे नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए उसको पैरापेरेसिस डेवलप हो गया है। उसको वेस्ट के नीचे नमनेस क्यों है? क्योंकि उसी लेवल पर असेंडिंग सेंसरी ट्रैक्ट्स यानी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स और डॉर्सल कॉलम्स में सिग्नल कंडक्शन डिसरप्ट हो गया है। पैरों और टोर्सो से जो टच, पेन और टेम्परेचर के सिग्नल्स ब्रेन तक जाने चाहिए, वो इस ब्लॉक को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और उसका ब्लैडर कंट्रोल क्यों चला गया और उसे यूरिनरी रिटेंशन क्यों हो गया? क्योंकि उसी इन्फ्लेमेटरी लीजन ने डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक पाथवेज को भी डैमेज कर दिया है, जो ब्लैडर के डिट्रूसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने और स्फिंक्टर को रिलैक्स करने के सिग्नल्स लाते हैं। ये सब उसके स्पाइनल कॉर्ड में चल रहे इन्फ्लेमेटरी कास्केड, डीमाइलिनेशन, एक्सोनल डैमेज, एडीमा एंड इस्कीमिया का डायरेक्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। And this brilliantly illustrates how cellular and molecular events inside the spinal cord translate directly into the symptoms and signs that we observe at the bedside. Now that we understand the why, etiology, and the how, pathophysiology, let's talk about what we actually see in a patient who comes to the hospital. Myelitis का clinical presentation usually acute to subacute होता है। इसका मतलब है कि symptoms कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के अंदर rapidly progress करते हैं। It's not a slow, chronic process that develops over months or years. The clinical features can be logically grouped into three main categories: motor symptoms, sensory symptoms, and autonomic symptoms, reflecting the damage to the respective pathways within the spinal cord. In many patients, one of the earliest symptoms can be a localized back pain at the level of the inflammation, which can be dull and aching. Sometimes patients experience a sharp, shooting, electric shock-like pain that radiates from the back into the legs or arms following the distribution of a nerve root. This is known as radicular pain, and it occurs due to the inflammation spilling over and irritating the adjacent spinal nerve roots. These initial pain symptoms are then typically followed by the development of the core neurological deficits. मोटर सिम्टम्स में सबसे कॉमन और अलार्मिंग फीचर है रैपिडली प्रोग्रेसिव लिम्ब वीकनेस। द पैटर्न ऑफ वीकनेस डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड दैट इज अफेक्टेड। अगर इन्फ्लेमेशन थोरैसिक कॉर्ड में है, जैसा कि सबसे कॉमन होता है, तो दोनों लेग्स में वीकनेस होगी, जिसे हम पैरापेरिसिस इफ पार्शियल या पैराप्लीजिया इफ कंप्लीट कहते हैं। पेशेंट को चलने में मुश्किल होगी, अचानक से पैर लड़खड़ाने लगेंगे। अगर इन्फ्लेमेशन हायर अप यानी सर्वाइकल कॉर्ड में है, तो चारों लिम्स में वीकनेस हो सकती है, जिसे हम क्वाड्रीपेरिसिस या क्वाड्रुप्लीजिया कहते हैं। सेंसरी सिम्टम्स बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पेशेंट्स यूजुअली कंप्लेन ऑफ नमनेस, टिंगलिंग या एक पिन्स एंड नीडल सेंसेशन, जिसे हम पेरिस्थीजियास कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है दिस सेंसरी लेवल। This is a clear-cut horizontal line on the patient's torso, below which sensation is lost or significantly reduced. For example, a patient might say, मुझे यहाँ नेवल के नीचे कुछ फील नहीं हो रहा है। This sensory level on the body's surface corresponds very well to the anatomical level of the lesion in the spinal cord. For example, a
A sensory level at the umbilicus corresponds to the 10th spinal cord segment. This sign is extremely helpful for clinical localization. Autonomic dysfunction is a hallmark of significant, transversely spreading myelitis and is often the most distressing symptom for patients. Bladder involvement is extremely common and is a red flag sign for a spinal cord lesion. Patients may develop an inability to empty their bladder, leading to acute urinary retention. जैसा कि हमारे केस मिस्टर शर्मा में हुआ, this requires immediate catheterization. Alternatively, they might lose bladder control completely, leading to urinary incontinence. Similarly, bowel control can also be affected. The most common bowel problem is severe constipation and loss of the sensation of rectal fullness because the nerve signals that control peristalsis and defecation are disrupted. In some cases, bowel incontinence can also occur. Sexual dysfunction is also a very common but often underreported problem, with men experiencing erectile and ejaculatory dysfunction. These autonomic symptoms can be socially embarrassing and can significantly impact the patient's quality of life, requiring careful and proactive management from the very beginning. जब हम ऐसे पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, हमें बहुत स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिलती हैं जो हमारे डायग्नोसिस को सपोर्ट करती हैं. मोटर एग्जामिनेशन में हम हर मसल ग्रुप की पावर को ग्रेड करते हैं ऑन द MRC स्केल फ्रॉम 0 to 5. हम वीकनेस के पैटर्न को नोट करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक, प्रॉक्सिमल है या डिस्टल. टोन को सेस करना बहुत जरूरी है. बहुत ही अक्यूट फेज में, इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स टू डेज, अ फिनोमिनन कॉल्ड स्पाइनल शॉक कैन अकर. इस फेज में स्पाइनल कॉर्ड लीजन के नीचे सारे रिफ्लेक्सेस टेम्परेरीली एब्सेंट हो जाते हैं और मसल टोन फ्लैसिड यानी बिल्कुल ढीली हो जाती है. लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों के बाद जब स्पाइनल शॉक रिजॉल्व होता है तो टोन ग्रेजुअली बढ़ जाती है, लीडिंग टू स्पैस्टिसिटी, स्टिफनेस और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जैसे नी जर्क और एंकल जर्क हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया. साथ ही प्लांटार रिस्पॉन्स एक्सटेंसर हो जाता है जिसे हम पॉजिटिव बबिन्स्की साइन कहते हैं. ये कॉम्बिनेशन ऑफ वीकनेस, स्पेस्टिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड अ पॉजिटिव बबिन्स्की साइन is the classic presentation of an upper motor neuron UMN type of lesion, indicating that the problem is in the corticospinal tracts within the spinal cord. Sensory examination is absolutely critical for localization. हम पेशेंट को आंखें बंद करने के लिए कहते हैं और डिफरेंट सेंसरी मोडालिटीज को सिस्टमैटिकली टेस्ट करते हैं. हम पेन सेंसेशन को टेस्ट करते हैं यूजिंग अ स्टेराइल पिन प्रिक, टेम्परेचर को टेस्ट करते हैं यूजिंग टेस्ट ट्यूब्स विद कोल्ड एंड वार्म वाटर, फाइन टच को टेस्ट करते हैं विद अ पीस ऑफ कॉटन और वाइब्रेशन सेंस को टेस्ट करते हैं विद अ 128 हर्ट्ज ट्यूनिंग फॉर्क प्लेस्ड ऑन बोनी प्रोमिनेंसेस. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंसरी लेवल को मैप करना. इसके लिए हम नीचे यानी पैरों से ऊपर की तरफ स्लोली टेस्ट करते हैं हर डर्मेटोम में और पेशेंट से पूछते हैं, क्या आपको ये फील हो रहा है? क्या ये ऊपर वाले एरिया से डिफरेंट है? वी कंटिन्यू मूविंग अपवर्ड्स until the patient reports a definite change in sensation. The highest spinal dermatomal level at which the sensation becomes completely normal is defined as the sensory level. This corresponds very closely to the anatomical level of the spinal cord lesion. ये एक बहुत ही valuable clinical sign है जो हमें emergency room में ही lesion की location का एक अच्छा आइडिया दे देता है even before we get an MRI scan. So a patient like Mr. Sharma presents with these classic symptoms. How do we proceed to confirm the diagnosis and find the cause? The diagnostic approach needs to be systematic, logical, and most importantly, urgent. It starts with a detailed history and a thorough neurological examination, जैसा हमने अभी डिस्कस किया. History and examination से हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम likely spinal cord में है और किस लेवल पर है. अगर हमें acute myelitis suspect होता है, तो the single most important next step is an urgent magnetic resonance imaging MRI scan of the entire spine, cervical, thoracic, and lumbar, with and without gadolinium contrast. MRI is the gold standard investigation of choice. इसके बाद ऑलमोस्ट हर पेशेंट में हम लंबर पंक्चर करके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF का एनालिसिस करते हैं टू लुक फॉर डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन. साइमल्टेनियसली हम पेशेंट का ब्लड सैंपल भेजते हैं फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेस्ट्स टू फाइंड आउट द अंडरलाइंग कॉज, फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शंस और ऑटोइम्यून डिजीजेस. This structured workflow from bedside to imaging to lab tests helps us to not only confirm the diagnosis of myelitis, but also to differentiate it from its mimics and to establish a specific etiology, which is crucial for guiding treatment. MRI हमें spinal cord की ऐसी detailed pictures देता है जो कोई और imaging modality नहीं दे सकती. In a patient with myelitis, the inflammation, edema, and demyelination within the spinal cord appear on T2-weighted MRI images as a hyperintense, यानी bright, signal, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं. MRI हमें लीजन की एग्जैक्ट लोकेशन, cervical, thoracic, उसकी vertical extent या size, short segment versus longitudinally extensive और कॉर्ड में कितनी swelling है, इस सब के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर लीजन 3 या उससे ज़्यादा वर्टिब्रल सेगमेंट्स तक एक्सटेंड कर रहा है तो हम उसे लॉन्जिट्यूडनली एक्सटेंसिव ट्रांसवर्स माइलाइटिस LETM कहते हैं, जो NMO जैसी कंडीशंस में ज़्यादा कॉमन है.
कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन गैरोलिनियम के बाद एरियाज ऑफ एक्टिव इन्फ्लेमेशन एनहांस हो जाते हैं, यानी और ब्राइट दिखते हैं, जो हमें इन्फ्लेमेशन की एक्टिविटी के बारे में बताता है। एमआरआई का एक और बहुत क्रूशल रोल है अदर कंडीशंस को रूल आउट करना जो मायोलाइटिस को मिमिक कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पाइनल एपिड्यूरल अपसेस, a spinal tumor, or a large disc prolapse can all compress the spinal cord and produce similar symptoms. MRI can clearly differentiate between these compressive surgical causes and intrinsic inflammatory medical cause like myelitis. ये differential diagnosis rule out करना बहुत important है क्योंकि इनकी management बिल्कुल अलग होती है। MRI के बाद next important investigation है lumbar puncture to collect and analyze the cerebrospinal fluid. CSF, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ सर्कुलेट करता है, हमें CNS के अंदर चल रहे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की एक डायरेक्ट विंडो प्रोवाइड करता है। जब हम CSF को एनालाइज करते हैं, हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम वाइट ब्लड सेल काउंट चेक करते हैं। नॉर्मली CSF में बहुत कम WBCs लेस देन 5 सेल्स पर माइक्रोलीटर होते हैं। माइलाइटिस में हमें प्लियोसाइटोसिस मिलती है, विच मीन्स एन इंक्रीज नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, जो कि इन्फ्लेमेशन का डायरेक्ट एविडेंस है। द टाइप ऑफ सेल, लिम्फोसाइट्स वर्सेस न्यूट्रोफिल्स, कैन गिव अ क्लू टू द कॉज। दूसरा, हम प्रोटीन लेवल चेक करते हैं। CSF प्रोटीन आमतौर पर बढ़ा हुआ होता है, जो इंडिकेट करता है कि ब्लड स्पाइनल कॉर्ड बैरियर डिसरप्ट हो गया है और लीकी हो गया है। हम ग्लूकोज लेवल भी चेक करते हैं, जो यूजुअली नॉर्मल होता है, लेकिन बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस में कम हो सकता है। इसके अलावा हम CSF को स्पेशल टेस्ट्स के लिए भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी टेस्ट फॉर ऑलिगोक्लोनल बैंड्स, जो कि स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन बैंड्स होते हैं जो MS के पेशेंट्स के CSF में कॉमनली मिलते हैं। और हम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे एक्वापोरिन 4 AQP4 एंटीबॉडीज, जिनका प्रेजेंस NMO के लिए डायग्नोस्टिक होता है। साथ ही हम पेशेंट के ब्लड से कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भेजते हैं टू सर्च फॉर द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द माइलाइटिस। दिस इज लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव लुकिंग फॉर क्लूज। इस ब्लड वर्कअप में यूजुअली कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे ESR और CRP शामिल होते हैं। हम वायरल सीरोलॉजीज चेक करते हैं फॉर वायरसेस लाइक HSV, VZV, EBV, CMV and HIV. We also send tests for bacterial infections like syphilis, VDRL test, and Lyme disease, antibody titers, especially if the patient's history is suggestive. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑटोइम्यून स्क्रीनिंग। इसमें हम एक पैनल ऑफ ऑटोइम्यून मार्कर्स भेजते हैं, जैसे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ANA फॉर लूपस, एंटीबॉडीज फॉर शोग्रेन्स सिंड्रोम, एंटी-रो SSA, एंटी-ला SSB, and ACE level for sarcoidosis. The differential diagnosis for acute myelopathy is quite broad. इसमें जैसा हमने पहले डिस्कस किया, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन फ्रॉम ट्यूमर, एब्सेस और डिस्क हर्निएशन सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे MRI से रूल आउट करना है। इसके अलावा वैस्कुलर इवेंट्स जैसे स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन, अ स्ट्रोक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड भी सिमिलर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज जैसे सिवियर विटामिन B12 डिफिशियंसी कैन ऑल्सो कॉज अ सबअक्यूट माइलोपैथी। A careful combination of history, examination, MRI, CSF and blood tests helps us to systematically narrow down this broad list of differentials and arrive at the correct diagnosis. Let's go back to our 32-year-old male, Mr. Sharma. अब तक की डिस्कशन के बेसिस पर हम उसके लिए एक डायग्नोस्टिक प्लान बना सकते हैं। His clinical presentation of rapidly progressive bilateral leg weakness with a sensory level and urinary retention is highly suggestive of acute transverse myelitis, most likely located at the thoracic spinal cord level. हमारा पहला स्टेप होगा उसका एक अर्जेंट MRI of the whole spine with contrast कराना. We would expect to see a T2 hyperintense lesion within his thoracic cord, possibly with some post-contrast enhancement and no evidence of compression. Next, we would perform a lumbar puncture. His CSF would likely show lymphocytic pleocytosis and elevated protein, confirming CNS inflammation. उसके blood tests, including viral serologies and a full autoimmune panel, हमें किसी भी potential underlying infectious या autoimmune cause को rule in या rule out करने में help करेंगे. We would also check his vitamin B12 levels. अगर सारे टेस्ट के बाद भी कोई क्लियर कॉज नहीं मिलता तो हम उसे इडियोपैथिक ट्रांसवर्स मायोलाइटिस डायग्नोज करेंगे. This systematic approach ensures we don't miss anything and can proceed with the right management. अब हम लेक्चर के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर आते हैं, मैनेजमेंट. Myelitis is a neurological emergency. आपके actions in the first few hours and days can have a profound impact on the patient's long-term outcome. The primary goals of management can be divided into 3 parts. First, and most urgent, is to stop the inflammation and prevent any further damage to the spinal cord tissue. We need to put out the fire as quickly as possible. Second, we need to manage the patient's symptoms and prevent complications.
This includes managing pain, bladder and bowel dysfunction, and preventing things like deep vein thrombosis and pressure sores. And third, once the acute phase is over, we need to promote recovery and functional improvement through intensive rehabilitation. A very important point to remember is that treatment should be started as soon as a strong clinical and radiological suspicion of inflammatory myelitis is established. We should not wait for all the results of the extensive etiological workup to come back, which can take days. There is a common saying in neurology, time is brain. For myelitis, we can modify it to time is axon. Every hour of delay means more irreversible axonal damage. The first line, cornerstone treatment for acute idiopathic or autoimmune-mediated myelitis, is high-dose intravenous corticosteroids. हम आमतौर पर intravenous methylprednisolone (IVMP) यूज करते हैं. The standard dose is very high, 1 gram, that is 1000 milligrams, administered intravenously once per day for 3 to 5 consecutive days. This is not a small dose of steroids. This is a powerful pulse therapy designed to quickly shut down the immune system. Steroids are potent broad-spectrum anti-inflammatory and immunosuppressive agents. उनका mechanism of action multifaceted है. वो inflammatory T cells के activation और proliferation को inhibit करते हैं. वो pro-inflammatory cytokines जैसे TNF-alpha और interleukins के production को block करते हैं. एक बहुत important action है कि वो ब्लड स्पाइनल कॉर्ड बैरियर की परमिएबिलिटी को कम करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं, जिससे और इन्फ्लेमेटरी सेल्स का सीएनएस में एंट्री रुक जाता है और वो स्पाइनल कॉर्ड एडीमा को भी रिड्यूस करते हैं. दिस मल्टी प्रोंग्ड अटैक helps in halting the inflammatory cascade quickly, limiting further damage and creating an environment where repair processes can begin. What if the patient does not respond to high-dose steroids? या अगर पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ही सिवियर हैं from the very beginning? For example, complete paralysis, plagia. In such cases of steroid refractory or severe myelitis, a second-line therapy is considered. A common and effective option is plasma exchange, जिसे प्लेक्स या प्लाज्माफेरेसिस भी कहते हैं. इस प्रोसीजर में पेशेंट का ब्लड एक मशीन एंड एफेरेसिस मशीन से पास किया जाता है. ये मशीन ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट्स, रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स, प्लेटलेट्स को प्लाज्मा से सेपरेट करती है. मशीन फिर पेशेंट के प्लाज्मा को, जिसमें हार्मफुल ऑटो एंटीबॉडीज और दूसरे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक साइटोकाइंस एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सर्कुलेट कर रहे होते हैं, उसको रिमूव कर देती है और डिस्कार्ड कर देती है. द पेशेंट्स ब्लड सेल्स आर देन रिटर्न्ड टू द बॉडी along with a replacement fluid such as albumin or fresh frozen plasma. The underlying idea is to physically remove the circulating factors that are causing the inflammation. Usually, a course of 5 to 7 sessions of Plex is given on alternate days over a period of 1 to 2 weeks. Plex is particularly effective in suspected antibody-mediated conditions. अगर इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि माइलाइटिस किसी स्पेसिफिक अंडरलाइंग क्रॉनिक ऑटोइम्यून कंडीशन जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस या न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका का पार्ट है, तो सिर्फ अक्यूट अटैक को ट्रीट करना काफ़ी नहीं है. इन पेशेंट्स को फ्यूचर अटैक्स यानी रिलैप्सेस को प्रिवेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी की ज़रूरत होती है. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी या मेंटेनेंस थेरेपी. The goal here is to keep the immune system quiet on a long-term basis. इन कंडीशंस में अलग-अलग ड्रग्स यूज की जाती हैं जो इम्यून सिस्टम के स्पेसिफिक पाथवेज को टारगेट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन NMO, ड्रग्स लाइक रिटक्सिमैब, which depletes B cells, azathioprine or mycophenolate mofetil are commonly used. In MS, a wide variety of disease-modifying therapies are available. दूसरी तरफ, अगर इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि माइलाइटिस का कॉज इन्फेक्शियस है, तो ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होगा. यहाँ पर इम्यूनोसप्रेशन शायद हार्मफुल हो सकता है. इंस्टेड हम स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे. फॉर एग्जाम्पल, acyclovir for herpes virus myelitis or appropriate antibiotics for bacterial myelitis like tuberculosis or syphilis. This again highlights why finding the specific cause is so paramount. Acute anti-inflammatory treatment के अलावा symptomatic management का रोल एक पेशेंट की comfort और quality of life के लिए बहुत important है. Neuropathic pain, which is a burning, tingling or shooting type of pain resulting from nerve damage, is a very common and disabling symptom in myelitis patients. इसके लिए स्टैंडर्ड पेन किलर्स जैसे पैरासीटामोल या NSAIDs काम नहीं करते. हम ऐसी मेडिकेशंस यूज करते हैं जो नर्व एक्साइटेबिलिटी को मॉड्यूलेट करती हैं. फर्स्ट लाइन ड्रग्स इंक्लूड गैबापेंटिन, प्रेगैबलिन और ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स लाइक एमिट्रिप्टिलीन. इनको धीरे धीरे डोज को बढ़ाना पड़ता है टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन पेन रिलीफ एंड साइड इफेक्ट्स लाइक ड्राउजीनेस.
स्पेस्टिसिटी यानी मसल स्टिफनेस और स्पैज़म्स जो OMN डैमेज के कारण डेवलप होती है, दूसरा कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए एंटी स्पेस्टिसिटी मेडिकेशंस या मसल रिलैक्सेंस जैसे बैक्लोफेन या टिजिनिडीन दिए जाते हैं। फिजियोथेरेपी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी स्पेस्टिसिटी को मैनेज करने में बहुत हेल्प करती हैं। Effective pain and spasmicity management allows patients to participate more fully in the rehabilitation program. Bladder and bowel dysfunction को manage करना एक high priority है from day one. अगर patient को acute urinary retention है, as in our case, तो an indwelling Foley's catheter is inserted immediately to drain the bladder. This is crucial to prevent overdistension of the bladder wall and to protect the kidneys from back pressure damage. Once the patient is stable, the goal is to transition them to clean intermittent self-catheterization (CISC), which is a better long-term strategy to prevent urinary tract infections. Bowel management is equally important. Spinal cord injury often leads to a neurogenic bowel, usually resulting in severe constipation and risk of fecal impaction. इसको प्रिवेंट करने के लिए एक रेगुलर स्ट्रक्चर्ड बाउल रेजिमेन स्टार्ट किया जाता है. This typically involves a high fiber diet, adequate fluid intake, stool softeners and stimulant laxatives, all timed to produce a bowel movement at a predictable time, for example every alternate day. Sometimes suppositories or enemas are also needed. Proactive and meticulous bladder and bowel care prevents serious medical complications and significantly impacts the patient's dignity and quality of life. मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें स्टेरॉइड्स और दूसरी ड्रग्स आती हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है और स्पाइनल कॉर्ड को फर्दर डैमेज से बचाता है। लेकिन जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, उससे रिकवरी और फंक्शनल एडेप्टेशन का प्रोसेस रिहैबिलिटेशन के थ्रू होता है। द जर्नी टू रिकवरी ट्रूली बिगिंस विद रिहैबिलिटेशन. This is a long, arduous, and often challenging process that requires a dedicated multidisciplinary team approach. इस टीम को लीड करता है a physiatrist और a rehabilitation medicine specialist. The team includes a physiotherapist जो exercises के through muscle strength, balance, mobility और gait को improve करने पर काम करता है. एक occupational therapist patient को activities of daily living ADLs relearn करने में help करता है, जैसे dressing, bathing, eating और writing. They also suggest adaptive equipment and home modifications to maximize independence. एक speech and language therapist swallowing issues अगर high cervical throat involved है में help कर सकता है. और एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट पेशेंट को इस लाइफ ऑल्टरिंग इलनेस के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से कोप करने में हेल्प करता है. रिहैबिलिटेशन का अल्टीमेट एम फंक्शनल इंडिपेंडेंस को मैक्सिमाइज करना और पेशेंट को समाज में रीइंटीग्रेट करना है. सो हमारे पेशेंट मिस्टर शर्मा के लिए हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान क्या होगा? As soon as we have a high suspicion of myelitis and have ruled out a compressive lesion on MRI, we will not waste any time. We will immediately start him on 1 gram of IV methylprednisolone daily for 5 days. We will closely monitor his blood sugar and blood pressure, which are potential side effects of high-dose steroids. We will actively manage his symptoms. Usko neuropathic pain hai, so we will start him on a drug like gabapentin. Use urinary retention hai, isliye we will place a Foley's catheter immediately. We will also start a proactive bowel regimen with stool softeners and laxatives to prevent constipation. We will ensure good nursing care to prevent pressure sores and initiate deep vein thrombosis prophylaxis. Once he is medically stable and the 5-day course of steroids is complete, he will be transferred to a dedicated rehabilitation facility for intensive, multidisciplinary physiotherapy and occupational therapy. Uske blood test results ke basis par, for example, if his AQP4 antibody comes back positive, we will counsel him about the diagnosis of NMO and the need for long-term immunosuppression to prevent future attacks. हर पेशेंट और उसकी फैमिली का सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल होता है, डॉक्टर साहब, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? Will I be able to walk again? The prognosis of myelitis is highly variable. It depends on several factors, including the underlying cause, the severity of the initial attack, and how quickly the treatment was started. कुछ patients excellent recovery करते हैं, जबकि कुछ को permanent disability रह जाती है. For idiopathic transverse myelitis, where we don't find a specific cause, there is a general rule of thirds that is often quoted to give families a realistic expectation. This rule is a broad generalization, but it provides a useful framework. According to this rule, about 1/3 of patients will have a good or even complete recovery with minimal or no long-term symptoms. Another 1/3 of patients will have a fair or partial recovery, meaning they will be left with some moderate permanent deficits. And unfortunately, the remaining 1/3 will have a poor recovery and will be left with severe and permanent disabilities. Let's look at this rule of thirds in more detail. The first third, जो good or complete recovery करते हैं, हो सकता है कि कुछ minor residual symptoms, जैसे हल्की numbness या fatigue experience करे, लेकिन वो अपनी normal life, including work and hobbies, resume कर पाते हैं. The second third,
जिनकी fair recovery होती हैं are left with moderate permanent deficits. For example, they might be able to walk independently but with a limp or gait instability. उनको चलने के लिए स्टिक या वॉकर की ज़रूरत पड़ सकते हैं. उनको persistent bladder issues जैसे urgency या incontinence या chronic neuropathic pain हो सकता है, जिसके लिए उन्हें lifelong medication and management की ज़रूरत पड़ती है. And the final one-third, unfortunately, have a poor recovery. They are left with severe disabilities, such as being dependent on a wheelchair for mobility and requiring significant assistance for their daily activities. It is important to remember that recovery, if it is going to happen, usually begins within the first 1 to 3 months after the onset of the illness. The recovery process can be slow and can continue for up to 1 or even 2 years, but the most significant improvement occurs in the first 6 months. कुछ clinical and radiological factors हैं जो हमें शुरुआत में ही prognosis के बारे में कुछ idea दे सकते हैं. A very rapid and severe onset of symptoms over a few hours, leading to complete paralysis, plegia, rather than just weakness, paresis, is generally considered a poor prognostic indicator. The presence of spinal shock, flaccid tone, and absent reflexes at initial presentation also suggests a very severe injury and a poor prognosis. अगर patient को treatment के बाद पहले कुछ महीनों में बिल्कुल भी improvement नहीं दिखता, तो complete recovery की संभावना कम हो जाती है. On the other hand, a slower subacute progression of symptoms and any signs of early improvement, even minor ones, are generally favorable prognostic signs. The underlying cause also significantly matters. For example, post-infectious myelitis, especially in children, often has a better prognosis for good recovery as compared to myelitis associated with a severe necrotizing NMO attack. MRI findings, such as evidence of extensive axonal damage or spinal cord atrophy, can also predict a poor long-term outcome. Myelitis से recover होने की बाद, especially अगर inflammatory lesion thoracic T6 spinal level के ऊपर है, तो patients एक potentially life-threatening complication के risk पर होते हैं, जिसे autonomic dysreflexia (AD) कहते हैं. इसके बारे में आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए. इस syndrome में spinal cord injury के level के नीचे से आने वाला कोई भी noxious stimulus, जैसे कि a full bladder, a blocked catheter, or a constipated bowel, एक uncontrolled massive sympathetic reflex discharge trigger करता है. इससे injury level के नीचे widespread vasoconstriction होती है, जिससे patient का blood pressure अचानक से dangerously high हो जाता है. Sometimes systolic BP can shoot up to 250 to 300 mmg. इस hypertensive crisis की response में brain parasympathetic signals भेजता है, लेकिन वो injury level से नीचे नहीं जा पाते. इसलिए injury level के ऊपर parasympathetic signs जैसे profuse sweating, facial flushing, and bradycardia, slow heart rate दिखते हैं. साथ में patient को एक severe pounding headache और nasal congestion होता है. ये एक medical emergency है, because if not treated promptly, it can lead to seizures, stroke, or even death. The immediate treatment is to make the patient sit up, to lower BP, and to find and remove the triggering stimulus immediately. Patients और उनकी families को इसकी signs और symptoms के बारे में educate करना बहुत ज़रूरी है. Rehabilitation सिर्फ शुरुआती दौर में ही important नहीं है, बल्कि ये एक long-term ongoing process है जो lifelong चल सकती है. The goals of rehabilitation evolve over time as the patient recovers. Initially, in the inpatient rehabilitation setting, the focus is on preventing complications like contractures, building foundational strength, improving bed mobility and transfers, and achieving basic mobility, perhaps with assistance. Later, as the patient transitions to outpatient therapy or home-based programs, the focus shifts to more advanced goals. This includes increasing endurance, fine-tuning coordination and balance, and achieving safe community ambulation. Adaptive equipment is often a crucial part of this journey. This can range from ankle-foot orthoses, braces to improve foot drop, to walkers or crutches for support, or in cases of severe weakness, a manual or powered wheelchair for mobility and independence. Vocational rehabilitation is another important aspect, which helps patients with disabilities to return to their previous work, perhaps with modifications or to find new, suitable employment. The overarching aim is to help the person live a full, meaningful, and productive life despite their neurological deficits. We must not forget the immense psychological and emotional impact of such a devastating, life-altering illness. Imagine being a healthy 32-year-old one day and being paralyzed from the waist down the next. Patients often experience a wide range of psychological reactions, including shock, denial, anger, and grief. Depression and anxiety are extremely common in patients with myelitis and spinal cord injury. Dealing with a sudden disability, loss of independence, changes in body image, and the uncertainty of the future is emotionally challenging. Therefore, psychological counseling and support are an integral and non-negotiable part of the comprehensive management of a myelitis patient. This can be in the form of individual therapy with a clinical psychologist or peer support groups where patients can connect with others who have gone through a similar experience. Family education and counseling are also extremely important, as the illness affects the entire family unit. Addressing the patient's mental health is just as important as addressing their physical health for a successful long-term outcome. So, to summarize the management and recovery from myelitis, it's a dual approach that needs to happen in parallel. पहला है एक aggressive acute medical intervention, जिसका aim है inflammation की आग को जल्द से जल्द बुझाना, using tools like high-dose steroids and plasma exchange. This is the emergency phase.
इसके बाद और इसके साथ साथ शुरू होती है एक सस्टेन्ड, पेशेंट-सेंट्रिक, लॉन्ग-टर्म रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। इसका एम है फंक्शन को रीबिल्ड करना, प्लास्टिसिटी को प्रमोट करना और पेशेंट को उसकी नई फिजिकल रियलिटी के साथ अडेप्ट करने में हेल्प करना। It's a journey that is often long and filled with ups and downs. It's a marathon, not a sprint. It requires immense patience and persistence from the patient and a strong, supportive partnership between the medical team, the patient, and their family. The ultimate goal is not just to treat the disease, but to treat the person as a whole and help them achieve the highest possible quality of life. हमने poliomyelitis, gray matter, or leukomyelitis, white matter की बात की. Let's explore the clinical differences between them more deeply because recognizing the pattern can give you a clue to the etiology. Acute flaccid myelitis, AFM, a condition that has seen recent outbreaks in children and is often linked to enterovirus D68, is a prime example of a predominantly gray matter myelitis. Isme, the virus has a tropism for the anterior horn cells, the motor neurons. It targets and destroys them. This leads to a purely lower motor neuron LMN syndrome. The clinical picture is one of flaccid weakness, hypotonia, decreased muscle tone, a rapid onset of muscle atrophy, and diminished or absent deep tendon reflexes. A key feature is that sensory function is typically spared or only minimally affected. इसकी बिल्कुल contrast में, a classic demyelinating leukomyelitis, जैसे कि हम MS-associated transverse myelitis में देखते हैं, will present with predominantly upper motor neuron UMN signs. क्योंकि इसमें white matter tracts, especially the corticospinal tract, are affected, the patient will develop spasticity, hyperreflexia, and a positive Babinski sign after the initial phase of spinal shock. इसके साथ, prominent sensory deficits and a clear sensory level are usually present because the ascending sensory tracts in the white matter are also involved. Herpes virus family की अलग-अलग members spinal cord में अलग-अलग clinical pictures present कर सकते हैं, and recognizing these patterns can be helpful. Varicella zoster virus, VZV myelitis, often occurs in elderly or immunocompromised individuals, sometimes months or even years after an episode of shingles, herpes zoster. It can cause a slowly progressive myelopathy rather than a very acute one. MRI में अक्सर a flame-shaped pattern of enhancement देख सकते हैं. Herpes simplex virus type 2, HSV2, is classically associated with inflammation of the sacral part of the spinal cord and its nerve roots, a condition known as Ellsberg syndrome. The presentation is typically acute urinary retention, constipation, and sensory loss in the saddle area, buttocks and perineum, sometimes with only mild leg weakness. Cytomegalovirus, CMV myelitis, is typically seen in severely immunocompromised patients like those with advanced HIV/AIDS or organ transplant recipients. CMV can cause a severe necrotizing polyradiculomyelitis, affecting not just the spinal cord but also the nerve roots of the cauda equina, leading to a painful progressive paralysis of the legs and bladder of bowel dysfunction. A rare but very important cause of myelitis is paraneoplastic myelitis. इसके बारे में आपको सोचना ज़रूरी है, especially in a middle-aged or elderly patient who presents with a subacute progressive myelitis for which no other cause can be found. In this condition, body में कहीं और, usually hidden, एक cancer होता है. The most common associated cancers are small cell lung cancer, breast cancer, or ovarian cancer. The body's immune system mounts a response against proteins expressed by this tumor. However, these tumor proteins are very similar to certain proteins present in the nervous system. The antibodies and T cells produced against the cancer then cross-react with the spinal cord, causing an inflammatory myelitis. This is a form of molecular mimicry. A crucial point is that the myelitis often presents months or even years before the cancer is diagnosed. इसलिए एक middle-aged or elderly patient में idiopathic myelitis के केस में हमें हमेशा एक underlying malignancy को actively search करना चाहिए with imaging like a CT scan of the chest, abdomen, pelvis. इसके लिए specific blood and CSF tests for paraneoplastic antibodies like anti-HU, anti-YO, anti-CRMP5 भी किए जाते हैं. Let's revisit the pathophysiology of ischemic injury and myelitis in more detail, as it is a significant contributor to secondary damage. As we discussed, inflammation leads to edema, which increases intramedullary pressure and compromises blood flow. The spinal cord's gray matter, particularly the anterior horns, has a much higher metabolic rate and oxygen demand than the white matter. This makes the gray matter more vulnerable to ischemic injury. The territory of the anterior spinal artery, ASA, is vast, covering the anterior 2/3 of the cord. Therefore, when perfusion pressure drops, this territory is most at risk. This is why in a pure spinal cord infarct, a vascular myelopathy, which is a mimic of myelitis, we often see a very specific pattern of deficits known as the anterior spinal artery syndrome. In this syndrome, there is flaccid paraplegia due to anterior horn cell ischemia and loss of pain and temperature sensation due to spinothalamic tract ischemia, but a remarkable preservation of vibration and proprioception. This is because the posterior columns, which carry these sensations, are supplied by the posterior spinal arteries and are typically spared. In inflammatory myelitis, a similar, though often less complete, ischemic pattern can be superimposed on the primary inflammatory damage. Standard MRI sequences like T1, T2, and post-contrast T1 are the workhorse of diagnosis in myelitis. लेकिन इनके अलावा कुछ advanced MRI techniques भी हैं जो हमें complex cases में diagnosis और prognosis में help कर सकते हैं. For instance, diffusion-weighted imaging, DWI, is a sequence that is very sensitive to acute ischemia.
It can sometimes help to differentiate an acute spinal cord infarction, which will show restricted diffusion, from an inflammatory myelitis, which usually does not. Magnetic resonance spectroscopy, MRS, is another advanced tool. MRS allows us to analyze the chemical composition of a lesion within the spinal cord. For example, an inflammatory lesion might show elevated lactate and lipid peaks, while a tumor might show an elevated choline peak. This can be useful in the difficult task of distinguishing a solitary inflammatory lesion from a primary spinal cord tumor, like an astrocytoma. Another technique, magnetization transfer imaging, MDI, can provide more specific information about the extent of demyelination and axonal injury. These tools are not routinely used in every case, but in academic centers, they can be valuable for problem-solving in atypical or diagnostically challenging scenarios. Many electric Doron spinal shock term use GIATHA. Let's clarify this concept properly, as it is often misunderstood. Immediately after a severe, acute injury or inflammation of the spinal cord, there's a temporary period of physiological shutdown of all spinal cord function below the level of the lesion. This results in flaccid paralysis, areflexia, complete absence of reflexes, and loss of sensation and autonomic function. It is important to understand that this is a physiological shutdown, not necessarily a sign of permanent structural transection of the cord. The exact mechanism is thought to involve the sudden loss of descending excitatory inputs from the brain and the release of inhibitory neurotransmitters at the spinal level. This phase of spinal shock can last from a few days to several weeks. The end of spinal shock is clinically heralded by the return of reflexes below the level of the lesion. The first reflex to return is often the bulbocavernosus reflex. Uske baad hi hum patient get true long-term neurological deficit or upper motor neuron signs, like spasticity and hyperreflexia, ko accurately assess kar pate hain. It is a crucial concept in the acute management of spinal cord injury patients. Children may myelitis present karna, diagnosed karnal, or managed karna uniquely challenging ho sakta. Bahut chote bache apne symptoms ko theek se verbalized nahi kar pate. They might not complain of numbness or weakness. Instead, they might just present with a sudden refusal to walk, unexplained irritation, or crying when their back is touched. The neurological examination can also be difficult to perform in an uncooperative child. The differential diagnosis in children is also broader. While post-infectious and autoimmune causes are common, we also need to consider rare genetic and metabolic myelopathies that can present in childhood. The recent outbreaks of acute flaccid myelitis, AFM, have particularly highlighted the unique challenges in pediatric myelitis. The long-term impact of a spinal cord injury on a growing child's musculoskeletal system is also a major concern. For example, asymmetrical weakness can lead to the development of severe scoliosis, curvature of the spine over time, which requires careful orthopedic follow-up and management. Therefore, managing pediatric myelitis requires a specialized multidisciplinary team with pediatric expertise. Let's delve a little deeper into the mechanism of plasma exchange, PLEX. मैंने बताया कि PLEX harmful antibodies को remove करता है, but its mechanism is actually more complex than just simple antibody removal. Yes, it is very effective at removing large molecules like IgM and IgG antibodies from the circulation, which is why it works well in antibody-mediated diseases like NMO. But it also removes a host of other pro-inflammatory molecules that are circulating in the plasma. This includes complement proteins, which are a key part of the inflammatory cascade that damages myelin, and various cytokines like TNF-alpha and interleukins. Additionally, there's a theory that by removing the patient's plasma, PLEX might also be removing certain factors that inhibit the immune system's own self-regulatory mechanisms. So in a way, it might help to reset the humoral immune environment, allowing the immune system to regain its balance. Its efficacy is highest in severe steroid-refractory cases, and a decision to use PLEX should be made early, typically within the first 7 to 10 days of symptom onset, for maximum benefit. Another immunomodulatory therapy that is sometimes used in the treatment of myelitis is intravenous immunoglobulin, IVIG. IVIG is the preparation of pooled polyclonal IgG antibodies collected from the plasma of thousands of healthy blood donors. Its exact mechanism of action in autoimmune diseases is very complex and not fully understood, but is thought to work through multiple pathways. IVIG is believed to neutralize pathogenic autoantibodies by providing anti-idiopic antibodies. It can also suppress the production of inflammatory cytokines, inhibit complement activation, and modulate the function of T cells and B cells. While high-dose corticosteroids and PLEX are more established as first and second-line therapies for severe myelitis, IVIG is sometimes considered as an alternative. It may be used in patients where steroids are contraindicated, for example in a patient with uncontrolled diabetes or severe psychosis, or in patients who fail to respond to both steroids and PLEX. Its role is still being defined, and clinical trials like the STRIVE trial are actively investigating its efficacy in transverse myelitis compared to standard therapy. Long-term spasticity management is a major challenge and a significant focus of rehabilitation after myelitis. Spasticity is not just muscle stiffness, it can be painful, interfere with sleep, make transfers and personal care difficult, and can lead to joint contractures. Oral antispasticity medications like baclofen, tizidine, and dantrolene are often the first line of treatment. However, their main limitation is systemic side effects, particularly sedation and generalized weakness, which can sometimes interfere with the patient's functional abilities. For spasticity that is more localized to specific muscle groups, for example, severe spasticity in the hip adductors making hygiene difficult, or clenched fist, botulinum toxin Botox injections can be very effective. Botulinum works by blocking the release of acetylcholine at the neuromuscular junction, causing a temporary localized muscle relaxation that lasts for about 3 to 4 months. In the most severe diffuse cases of spasticity that don't respond to oral medications, a surgically implanted intrathecal baclofen pump can be considered. This pump is a small device implanted under the abdominal skin with a catheter that delivers baclofen directly into the CSF surrounding the spinal cord. This allows for a much lower dose to be used, achieving excellent spasticity control with minimal systemic side effects. Let's talk more about the neurogenic bladder, as its management is critical. The type of neurogenic bladder after myelitis depends on the level of the lesion and the stage of recovery. Initially, during the spinal shock phase, the bladder is often a flaccid or atonic bladder. The detrusor muscle has no tone, and the bladder fills up like a balloon without contracting, leading to urinary retention and overflow incontinence. The preferred long-term management for this is clean intermittent self-catheterization, CISS, where the patient or caregiver passes a catheter every 4 to 6 hours to empty the bladder.
Over time, especially with lesions above the sacral cord, the bladder can evolve into a spastic or hyperreflexive bladder. In this state, the bladder becomes hyperactive and contracts uncontrollably at low volumes, leading to urinary frequency, urgency, and incontinence. The main danger with a spastic bladder is the development of high pressures inside the bladder, which can cause back pressure on the kidneys and lead to renal damage. For this, anticholinergic medications like oxybutynin or tolterodine are used to relax the bladder muscle and increase its capacity. Urodynamic studies are specialized tests that measure bladder pressures and function, and they're essential to accurately characterize the bladder type and guide safe and effective management. A common question is, kya hum myelitis ko prevent ar sakta hai? The answer depends on the cause. For infectious causes, yes, to a large extent. The most powerful tool for prevention is vaccination. Vaccinations for diseases like polio, measles, mumps, and rubella have drastically reduced the incidence of myelitis caused by these viruses, which were once common. Maintaining good hygiene, like frequent hand washing, can help prevent the spread of enteroviral infections. For mosquito-borne viruses like West Nile or Zika, using mosquito repellents and controlling mosquito populations are key preventive measures. For autoimmune myelitis, unfortunately, there are no known primary prevention strategies because we don't yet fully understand what triggers these diseases in the first place. However, in patients who have already been diagnosed with a chronic autoimmune condition like MS or NMO and have had a myelitis attack, long-term immunosuppressive therapy acts as a form of secondary prevention. The goal of these therapies is to prevent or reduce the frequency and severity of future relapses, including future attacks of myelitis or optic neuritis, thereby preventing the accumulation of permanent disability. To conclude this detailed lecture, let's summarize the most crucial take-home points that you must remember. First, myelitis is a serious inflammatory disorder of the spinal cord and should always be treated as a neurologic emergency. Its classic presentation with rapidly progressing weakness, a distinct sensory level, and autonomic dysfunction, especially bladder involvement, should immediately alert you to a spinal cord pathology. Second, the cornerstone of diagnosis is an urgent MRI of the spine to confirm the inflammation and, very importantly, to rule out compressive causes. This is followed by CSF analysis and a comprehensive set of blood tests to hunt for the underlying cause, whether it's infectious, autoimmune, or idiopathic. Third, the mantra for management is act fast. Early and aggressive treatment with high-dose corticosteroids can be axon-saving and can significantly alter the patient's prognosis. But the journey doesn't end with a hospital admission. A comprehensive, multidisciplinary, long-term rehabilitation plan is the cornerstone of functional recovery. And finally, recovery is variable. As doctors, we must provide our patients with realistic hope while being honest about the challenges that lie ahead. I want to leave you with a final thought for the future. For decades, our primary treatment for autoimmune myelitis has relied on a sledgehammer approach, using broad-spectrum anti-inflammatory agents like corticosteroids that suppress the entire immune system. While effective, they come with a host of side effects. But we are now entering a new and exciting era of precision medicine in neuroimmunology. We are beginning